वेलकम इन द एथिक्स क्लास। एथिक्स नीति शास्त्र की यूपी पीसीएस के 2021 और बाद के जो मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें आप कैसे किस प्रकार से तैयारी करेंगे, इस बिंदु पर उससे जुड़े हुए तमाम बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। नीति शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम, इसके साथ ही कौन सी ऐसी बातें हैं जो बातें आपको ध्यान में रखनी है और इसके अलावा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। एथिक्स की तैयारी जब आप शुरू करते हैं या जब आप तैयारी थोड़ा कर चुके होते हैं और फिर प्रश्नों को देखते हैं तो आपको कई बार अपने अप्रोच को लेकर एक एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वो एडजस्टमेंट तैयारी के दौरान हो उससे बहुत बेहतर है कि आप तैयारी के पहले ही जब आप तैयारी स्टार्ट करें तो वहीं पर आप एक जो एडजस्टमेंट है वह एडजस्टमेंट आप करें। और इस एडजस्टमेंट करने के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर इस बात को सबसे पहले देखेंगे कि एथिक्स की प्रिपरेशन में कौन सी 8-9 बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम के लिए जो यूपी पीसीएस का जो पाठ्यक्रम है, इस यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम में जो एथिक्स की प्रिपरेशन है, एथिक्स जो प्रिपरेशन है, इस एथिक्स प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नीति शास्त्र की जो तैयारी है उस तैयारी में सिलेबस को कैसे आपको पढ़ना है, समझना है, इसके साथ ही नीति शास्त्र की तैयारी में किन बिंदुओं को कुल मिलाकर गौर करना है, इसको मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। दरअसल पिछले 8 वर्षों से या यूं कहें कि तकरीबन 9 वर्षों से जब से आईएएस में एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ तो पूरा जो हम लोगों का पढ़ाने का जो अनुभव है उस अनुभव की अगर बात करें तो उस अनुभव को अगर एथिक्स के यूपी पीसीएस के पाठ्यक्रम से और विगत 19 इसके अलावा 18, 19 और 20 में जो प्रश्न पत्र पूछे गए उन प्रश्नों को अगर यहाँ पर ध्यान में रखें तो सबसे पहली जो जरूरत होती है वह यह होती है कि आप में कुछ चीजों की पहचान होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो न केवल सिलेबस का होना चाहिए बल्कि ये आइडेंटिफिकेशन जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इनका होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको प्रश्नों के प्रमुख क्षेत्रों की भी पहचान होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज ये है कि एथिक्स की तैयारी में आइडेंटिफिकेशन, पहचान होनी चाहिए। किन किन बातों की पहचान होनी चाहिए? पहला तो एक है पाठ्यक्रम की जो पहचान है, वह पाठ्यक्रम की या सिलेबस की जो पहचान है वह पहचान होनी चाहिए। पाठ्यक्रम की पहचान के अलावा यहां पर एक दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वह यहां पर यह है कि आपको अवधारणाओं की अवधारणाओं की पहचान होनी चाहिए। अवधारणाओं की जो पहचान है, कॉन्सेप्ट की जो पहचान है, वह कॉन्सेप्ट की पहचान होनी चाहिए। और पाठ्यक्रम और अवधारणाओं के साथ साथ यहां पर क्षेत्र की भी पहचान होनी चाहिए, एरियाज की भी पहचान होनी चाहिए। सिलेबस का पूरा जो 100% जो क्षेत्र होता है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। सिलेबस में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो स्टेट के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम के ईयर के अकॉर्डिंग और इसके साथ ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं। तो एक तो पाठ्यक्रम की पहचान होनी चाहिए, दूसरा यहां पर अवधारणाओं की पहचान होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स की पकड़ होनी चाहिए, और तीसरा आपको अपने एरिया की
या इंपॉर्टेंट कौन से एरियाज हैं, इन एरियाज पर भी आपकी क्या है, एक ठीक ठीक क्या है, पहचान क्या होनी चाहिए। दूसरी बात यहां पर है कि पहचानने के साथ साथ दरअसल एक अंडरस्टैंडिंग का भी प्रश्न है। दरअसल यहां पर हम लोग ये कहेंगे कि समझ का भी प्रश्न है। ये जो अंडरस्टैंडिंग का जो प्रश्न है, वो अंडरस्टैंडिंग का प्रश्न क्या है, इसको ही भी हम लोग देखें कि समझ के संदर्भ में अंडरस्टैंडिंग के क्या क्या बिंदु हैं, उन अंडरस्टैंडिंग के विंस को देखें। अंडरस्टैंडिंग के जो बिंदु हैं उसमें मुख्य बात यह है कि कौन सी ऐसी अवधारणाएं हैं जो अवधारणाएं आपके पाठ्यक्रम में पूछी ही जाएंगी। इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आपके पास एक ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप कंसेप्ट से केस स्टडी पर जा सकें, और दूसरा केस स्टडी से कंसेप्ट पर आ सकें। तो यहां पर एक ऐसी योग्यता का विकास भी आपके लिए क्या है, जरूरी है, जो यहां पर जो जैसा मैंने आपसे कहा कि इस योग्यता के विकास में एक तो है कि आप अवधारणाओं से मामला अध्ययन तक जा सकें, कॉन्सेप्ट से आप यहां पर क्या है, केस स्टडी पर क्या है, मामला अध्ययन पर जा सकें, और इसके साथ ही मामला अध्ययन से यहां पर आप क्या है, केस स्टडी पर क्या है, आ सकें। मामला अध्ययन से क्या है, अवधारणा तक क्या है, आप यहां पर क्या है, आ सकें। तो अवधारणा से मामला अध्ययन, मामला अध्ययन से अवधारणा, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट टू द केस स्टडी एंड द केस स्टडी टू द कॉन्सेप्ट, यहां पर ये एबिलिटी आप में होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आत्महत्या और अवसाद की बढ़ती हुई घटनाओं को गीता के निष्काम कर्म मार्ग से, गीता का जो निष्काम कर्म मार्ग है, उस निष्काम कर्म मार्ग से आप कैसे रोक सकते हैं, तो ये आपसे केवल और केवल गीता के निष्काम कर्म मार्ग पर सवाल नहीं है। ये दरअसल गीता के निष्काम कर्म मार्ग को आपको यहां पर आत्महत्या की, जो कोरोना के टाइम में कुछ बहुत ही सनसनीखेज घटनाएं हुई, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा आत्महत्या कर लिया जाना, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के और भी कई कलाकार थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी जब कोरोना के समय जो एक नए ओमिक्रॉन नाम के एक वायरस के एक्सपोजर की बात शुरू हुई, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक डॉक्टर ने सुसाइड कर लिया, और डॉक्टर ने कहा कि अब इंसानियत इसको क्या है, झेल नहीं सकती। तो यहां पर आपके पास केवल सिद्धांतों की ही समझ नहीं होनी चाहिए, उन सिद्धांतों का कैसे, किस प्रकार से जो यहां पर प्रयोग होता है, उस प्रयोग की भी क्या है, समझ होनी चाहिए। तो योग्यता के विकास, यहां पर एबिलिटी टू, यहां पर एक एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, और इसके साथ ही क्या है, एबिलिटी में एक तो है कि आप केस से या कॉन्सेप्ट से केस स्टडी तक जा सके, और जरूरत पड़ने पर आप कॉन्सेप्ट से केस स्टडी की तरफ क्या है, आ सकें, या केस स्टडी से आप कॉन्सेप्ट की तरफ क्या है, जा सकें। तो यहां पर एबिलिटी जो है, एबिलिटी से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो हैं। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या आपको अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपको सिद्धांतों की, नीतिशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की अनुप्रयोगात्मक समझ है। अगर है तो आप एथिक्स के प्रश्न पत्र में बहुत अच्छा करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि क्या हम कुछ गलतियों से क्या है, बच सकते हैं, अवॉइड सम मिस्टेक्स। तो कुल मिलाकर जो लोग एथिक्स की तैयारी करने जा रहे हैं, जो लोग उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, जिनको पूरा विश्वास है, तो इस बात को वो गांठ बांध कर रख लें कि 4 बातें दिमाग में रखनी है जो बता रहा हूं अगले आधे 1 घंटे तक। उनको बहुत गौर से सुनिए, ये पेपर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और हिंदुस्तान में
केवल कुछ ही ऐसे आपको गाइडेंस के संदर्भ में बातें मिलेंगी जिसमें इस एप्टीट्यूड के पेपर को लोग अच्छी तरीके से आपको हर आयाम को समेटते हुए बातचीत कर सकते हैं। दिक्कत यहाँ पर यह भी है कि पिछले 2-3 वर्षों में जो यूपीपीसीएस का भी जो पेपर हुआ, उस पेपर ने आईएएस के भी कुछ सवाल शामिल कर लिए और कुछ सवाल बिल्कुल नए रूप रंग के थे। तो यहां पर आपको एप्टीट्यूड के इस पेपर को करने में आपको कुछ चीजों की बहुत अच्छी क्या है समझ क्या है होनी चाहिए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्या है होनी चाहिए। सबसे पहला है कि आप आइडेंटिफाई करें सिलेबस को। जैसे हम लोगों के यहां जब भी कोई नया कोर्स लॉन्च किया जाता है तो सिविल सर्विसेज में नॉर्मली क्या होता है कि सिलेबस का इंट्रोडक्शन होता है। जैसे कलाकार आप फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देखने जाने के पहले आपको बताया जाता है कि ये इसके निर्देशक हैं, ये इसके निर्माता हैं। उसी तरह से जब आप तैयारी करने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये आपका सिलेबस है। सिलेबस भी आपको कई तरीके से बताया जा सकता है। एक होता है कि जो सिलेबस लिखा हुआ है वो बता दिया जाए। एक तरीका ये भी हो सकता है कि सिलेबस जो लिखा हुआ है उसकी मूल बात क्या है, उसमें क्या ऐसा है जो आपको गौर करना है, जो आपको पकड़ना है, जो आपके भीतरी इंसाइट में क्या होना चाहिए। देखिए, इस पूरे पाठ्यक्रम को अगर हम लोग देखें तो इस पूरे पाठ्यक्रम में 3 बातें हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको यहां पर वैल्यूज के बारे में इस सिलेबस में क्या पढ़ना है। तो यूपी पीसीएस की एथिक्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों, आपका जो पाठ्यक्रम है, आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में आपको 3 बातें गौर से आप देखेंगे, 3 बातें जोड़ी गई हैं। पहला, आपको मूल्यों के बारे में पढ़ना है, वैल्यूज के बारे में आपको पढ़ना है। तो ये जो वैल्यूज के बारे में पढ़ना है, इसमें कौन कौन से वैल्यूज के बारे में पढ़ना है। दूसरी बात यह है कि अगर मूल्य आदर्श व्यवहारों के संबंध में हमारे स्थायी विश्वास होते हैं तो वे कौन से मूल्य हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक सवाल। दूसरा सवाल यहां पर कि मूल्य कोई गंगा यमुना नदी तो है नहीं, मूल्य कोई हिमालय पर्वत तो है नहीं कि मैं ये दिखा दूं कि देखो बच्चों ये मूल्य है। मूल्य तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। जैसे हम सच्चाई की बात करें, ईमानदारी की बात करें, तो सच्चाई और ईमानदारी क्या है, वह क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है। वह एक कहीं ना कहीं क्या है, वह क्या है, अमूर्त चीज है। तो सच्चाई और ईमानदारी अगर अमूर्त चीज है तो वो होती कहां पर है, वो इंसान में होती है। सही और गलत का रास्ता किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि वो देशों के बीच की सरहदों की तरह नहीं होता। दरअसल जैसे सरहदें होती हैं, सीमाएं होती हैं, वैसे ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की तरह हम मूल्यों की बात नहीं कर सकते। दरअसल मूल्यों की बात, उसूलों की बात जो है वो हमारे हृदय से जुड़ी होती है। और हार्ट में जो चीज है, जैसे मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं या मैं बुरा महसूस कर रहा हूं, या मेरे भीतर ईमानदारी है कि बेईमानी है, या मेरे भीतर राजनीति भरी पड़ी है, मैं दूसरे के चक्कर में ज्यादा पड़ा रहता हूं, नहीं पड़ा रहता हूं, ये कहीं ना कहीं मुझे सबसे पहले क्या पता होगा। इसका मतलब यहां पर कि मूल्यों का संबंध व्यक्ति के हृदय की अनुभूतियों से होता है, और हृदय की अनुभूतियों के साथ साथ मनुष्य के व्यक्तित्व के कुछ दूसरे पक्ष भी होते हैं जो उन हृदय की अनुभूतियों से जुड़े भी होते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं, उनको प्रभावित भी करते हैं। इसलिए इस पाठ्यक्रम में मूल्य के अलावा जो दूसरी बात आपको पढ़नी है वह है व्यक्तित्व, वह क्या है, पर्सनालिटी। तो आपको मूल्य तो तैयार करना ही करना है, इसके साथ ही आपको क्या है, आपको पर्सनालिटी भी, जो पर्सनालिटी है उस पर्सनालिटी को भी क्या है, तैयार करना है। तो मूल्यों की तैयारी और इसके साथ ही क्या है,
व्यक्तित्व से जुड़ी हुई जो तैयारी है। तो मूल्य और व्यक्तित्व, ये दो चीजें क्या है आपको तैयार करनी है। और इसके साथ ही मूल्य और व्यक्तित्व को किस लिए, आप मनोविज्ञान के व्यक्तित्व का अध्ययन नहीं करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पर्सनालिटी और उसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं उनकी स्टडी करनी पड़ती है। यहां पर व्यक्तित्व का अध्ययन मनोविज्ञान की दृष्टि से आप नहीं कर रहे हैं। दरअसल व्यक्तित्व के संदर्भ में आप अभिवृत्ति क्या होती है, अभिक्षमता क्या होती है, संवेगात्मक बुद्धि क्या होती है, आप यहां पर व्यक्तित्व के संदर्भ में क्या है ये बात क्या है पढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही ये मूल्य और व्यक्तित्व जो है इनका कंसर्न क्या है, हम इन्हें क्यों पढ़ना चाहते हैं, इनका ऑब्जेक्टिव पढ़ने का क्या है, हमें हमारे पाठ्यक्रम में क्यों लगाया गया है। जैसे अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछे कि सर, या आपसे किसी जूनियर ने पूछा कि हम वैल्यूज को एथिक्स के पाठ्यक्रम में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि वैल्यूज का जो डिक्लाइन है वो प्रशासन में हुआ है। इसलिए नीतिशास्त्र के पाठ्यक्रम की जो तीसरी इंपॉर्टेंट धारा है वह क्या है, मूल्य और व्यक्तित्व का अध्ययन प्रशासन के संदर्भ में करना। इसलिए आपके पाठ्यक्रम की 3 बातें हैं। आपके सिलेबस डिस्कशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पूरे पाठ्यक्रम में 3 चीजों को पढ़ना है, 3 विषयों के बारे में पढ़ना है। एक मूल्यों के बारे में, दूसरा व्यक्तित्व के बारे में, और तीसरा प्रशासन के संदर्भ में, प्रशासन के संदर्भ में क्या है पढ़ना है। अब जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट को हम लोग अगर देखें तो वैल्यूज कितने प्रकार के होते हैं। वैल्यूज जो है वो कई बार हम जब उसका अध्ययन करते हैं तो ये कहा जाता है कि कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो एक इंसान के लिए, मानव मात्र के लिए हम अब आवश्यक समझते हैं। तो हम इंसानी मूल्यों की बात कर सकते हैं, मानवीय मूल्यों की बात कर सकते हैं। कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो एक अधिकारी के तौर पर आपके लिए आवश्यक होते हैं। तो जो मूल्य आपको अधिकारी के तौर पर आवश्यक होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो मूल्य क्या है आवश्यक होते हैं, वो मूल्य क्या है यहां पर, वो जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो वो मूल्य ह्यूमन वैल्यूज से थोड़ा डिफरेंट भी होते हैं। उनका जो कंसर्न होता है वो कंसर्न भी थोड़ा सीमित होता है। तो आपको एक इंसान के तौर पर एक व्यक्ति में कौन से मूल्य अपेक्षित हैं, इन मूल्यों को भी पढ़ना है। आपको इसमें भौतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, राजनीतिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को, आध्यात्मिक मूल्यों को, धार्मिक मूल्यों को, इन सब मूल्यों को पढ़ते हुए मानव मूल्यों के बारे में पढ़ना है। तो यहां पर मूल्यों में क्या क्या आपको पढ़ना है। दरअसल मूल्यों के अंतर्गत आपको क्या है, यहां पर मूल्यों के अंतर्गत ह्यूमन वैल्यूज को, जो मानवीय जो मूल्य हैं उन मानवीय मूल्यों को क्या है, मानवीय मूल्यों को पढ़ना है। इसके साथ ही एक अधिकारी के तौर पर जो मूल्य जरूरी होते उनको मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के मूल्य क्या है कहता हूं। तो यहां पर जो दूसरा जो डायमेंशन है वह डायमेंशन क्या है, वह डायमेंशन यहां पर यह है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर, जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो मूल्य हैं उन मूल्यों को क्या है आपको पढ़ना है। प्रशासनिक अधिकारी के जो मूल्य हैं उन मूल्यों के संदर्भ में क्या है चीजें पढ़नी है। और मानवीय मूल्यों और प्रशासनिक अधिकारी के जो मूल्य हैं, इन मूल्यों के कॉन्टेक्स्ट में जो मूल्य हैं, इन मूल्यों के अलावा आपको दरअसल संगठनात्मक मूल्य भी, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज भी पढ़ने हैं। जैसे कि राम और सीता की एक फोटो आप देखते होंगे, हनुमान जी, कई बार क्या होता है ऐसे भी फोटो हमें हिंदू परंपरा में मिलते हैं जिसमें हनुमान जी अपना हृदय खोलकर दिखा दे रहे हैं कि देखो राम और सीता हमारे हृदय में बैठे हुए हैं।
क्या किसी साधारण इंसान के लिए संभव है? नहीं है। इसलिए आप अपने मन में क्या रखते हैं, दुर्भावना है, सद्भावना है, ये आपके हृदय में क्या है उससे तो नहीं पकड़ा जा सकता। व्यवहार से जरूर पकड़ा जा सकता है कि व्यवहार आपका क्या है, आई कांटेक्ट आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इन सब से पकड़ा जा सकता है। यहां पर यह उदाहरण हमें यह बताता है कि दरअसल प्रशासनिक अधिकारी के मूल्यों के साथ साथ कुछ ऐसे भी मूल्य होते हैं जिसको हम किसी व्यक्ति से या अधिकारी से आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते, हम उसे ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति के लिए ईमानदारी की जब हम बात करते हैं तो ईमानदारी हम किसी संगठन के लिए बात नहीं करते। जैसे हम ये नहीं कहते कि दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है वह बहुत ही क्या है, ईमानदार संस्था है। ईमानदार संस्था हम जब कहते भी हैं तो वहां पर हमारा आशय ईमानदार व्यक्तियों से होता है। लेकिन जब हम पारदर्शिता के मूल्य का प्रयोग करते हैं, ट्रांसपेरेंसी का, तो ट्रांसपेरेंसी एक ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू भी है। इसलिए इस बात को आप गौर करें, नीतिशास्त्र के पाठ्यक्रम में न केवल मानवीय मूल्यों का अध्ययन आपको करना है, बल्कि आपको प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो अपेक्षित मूल्य हैं उनका भी अध्ययन आपको करना है, और एक प्रशासनिक संगठन के लिए भी जो अपेक्षित मूल्य हैं जैसे पारदर्शिता, आपको पारदर्शिता का भी अध्ययन क्या करना है। पूरी जिंदगी आप ये कह सकते हैं, पूरा साल 2 साल लोग किताबें पढ़ जाते हैं, तो सुब्बा रेड्डी की किताब ले आएंगे, लेक्सिकॉन की किताब ले आएंगे, लेकिन किशोर कुमार की तरह वही स्थिति होती है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, विषय का कोई और छोर पता ही नहीं लग रहा है। विषय को किताबों के चैप्टर और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के सिलेबस में ढूंढ रहे हैं, तो हनुमान जी की तरह ये कोशिश कर रहे हैं कि भीतर जो दिल में बसे हुए राम और सीता हैं उनको पहचान लें, नहीं पहचान पा रहे हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट बात, सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको ह्यूमन वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, पहला टॉपिक ह्यूमन वैल्यू। इसके साथ ही एक और टॉपिक, अगर आईएएस के सिलेबस के हिसाब से आप देखेंगे तो एक और टॉपिक है, जो तीसरा टॉपिक है, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। ये फिर वैल्यू शब्द आ गया, ये वैल्यू शब्द फिर आया, इसका मतलब वैल्यूज का फिर स्टडी कर रहा है। पहले टॉपिक में एक इंसान के रूप में आपके मूल्य, लेकिन सिविल सेवा के लिए आधारिक मूल्य में एक अधिकारी के रूप में, प्रशासनिक अधिकारी के मूल्य। और इसके साथ ही आप इस बात को भी समझें कि प्रशासनिक संगठन के मूल्य कहां पर, तो प्रोबिटी इन गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? गवर्नेंस एक एक्टिविटी है। गवर्नेंस क्या है? समाज को प्रबंधित करने वाली सभी गतिविधियों के, समाज को प्रबंधित करने वाली सभी गतिविधियों के समूह को क्या कहते हैं? शासन कहते हैं। तो समाज को प्रबंधित करने वाली जो गतिविधियों का जो समूह है, वो समूह क्या है? शासन है। और यहां पर क्या है? एक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, तो एक प्रशासनिक जो अधिकारी या संगठन के जो मूल्य हैं, इन मूल्यों को भी आपको पढ़ना है। इसलिए सिलेबस डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली इंपॉर्टेंट बात ये कि जब आप एथिक्स का सिलेबस देखते हैं और एथिक्स के सिलेबस में आप यहां पर पाते हैं कि एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में ह्यूमन वैल्यूज की कहीं ना कहीं बात की गई, तो ये पहला टॉपिक है। इसके साथ ही जब आप फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज को देखते हैं, तो वहां पर आपको प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो मूल्य जरूरी होते हैं, उन मूल्यों की क्या है बात की गई। प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो मूल्य जरूरी हैं
उनकी बात की गई। और इसके साथ ही जब आप भ्रष्टाचार, जब आप शासन प्रशासन में पारदर्शिता अपनाई जाए, उसकी बात आप देखते हैं सिलेबस में, तो प्रशासनिक संगठन के मूल्य की बात की गई है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मासूम निर्दोष बच्चों जो तैयारी एथिक्स की तय कर रहे हैं, वे इस बात को समझ लें कि उनको मूल्यों को 3 पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। ये सामान्य तौर पर सिलेबस देखने से ही नहीं ये बात निकलेगी। जब आप गौर करेंगे तो आपको ये 3 टॉपिक्स मिलेंगे। उसको मैंने वैल्यूज के कॉन्सेप्ट से क्या है जोड़ दिया। तो इस सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे मैं आगे बताने जा रहा हूं कि कल आपका पेपर है और आज आपके पास केवल 2 घंटे का वक्त है जिसमें आप एथिक्स को पढ़ सकते हैं या रिवीजन कर सकते हैं। तो आखिर वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक को आप किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे या लास्ट रिवीजन करके जाना चाहेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, वह टॉपिक है फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। 2013 से लेकर 2021-20 तक के प्रश्न पत्र को, आईएएस के प्रश्न पत्र को अगर आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर, और इसके साथ ही क्या है, 2013 से लेकर 2020 तक का जो प्रश्न पत्र है, उस 20 तक के प्रश्न पत्र को अगर हम लोग देखें तो वह क्या है उसमें, और यूपीपीसीएस के भी प्रश्न पत्रों को अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी एक प्रश्न आपको प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो अपेक्षित मूल्य हैं, उन मूल्यों को क्या है लिखा गया है। तो पहला सिलेबस डिस्कशन का पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। और एक और यहां पर बात है कि जब बहुत सारे मार्गदर्शन आपको विगत वर्षों में देखने को मिले होंगे, लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के डायरेक्टर्स ने एथिक्स पढ़ाने की कोशिश की। इट डजंट मैटर वेदर दे हैव स्पेशलाइजेशन और नॉट, सभी ने अपना हाथ इस पर धोया। कुछ ने हाथ जला लिया और कुछ ने विषय के साथ नाइंसाफी करते करते बच्चों के साथ नाइंसाफी कर दी। इसलिए यह बात मैं खुल के कह रहा हूं कि जहां प्रतिष्ठित लोग गलत होते हैं वहां सही होना खतरनाक होता है। यह कोटेशन है, आपको आ भी सकता है। इस पाठ्यक्रम में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उपलब्ध द्वितीयक पुस्तकों में चूंकि उन बातों को या तो गलत बताया गया, भ्रामक बताया गया, या फिर ऐसा हुआ कि इस तरीके से बताया गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। ये जो सफर हम लोग उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पर करने जा रहे हैं, यहां पर इन चीजों से आप बच पाएंगे। और जैसे एक आम शिकायत होती है कि सर विषय थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये नहीं लग रहा है कि ये विषय मुझे आता है, और आता नहीं है तो फिर लगता है कि केवल याद की हुई बातें लिख रहे हैं, जो याद किया हुआ वही लिख रहे हैं, इसके अलावा इस विषय में कोई पकड़ नहीं है। मैं आपको एक पूरी ईमानदारी से ये बात कह रहा हूं उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से कि आपको यहां पर ऐसा फील नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो चीजें कुछ गलतियों वाली हैं, पहले हम उनसे क्या बच जाएं। इसलिए जैसे ईमानदारी और सत्यनिष्ठा मिलते या जुड़े हुए हैं लेकिन एक मूल्य नहीं है, और अगर किसी शिक्षक के द्वारा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा में क्लैरिटी के साथ अंतर नहीं किया जा रहा है तो वहां पर फिर विषय को लेकर आपको कॉन्फिडेंस क्या नहीं आएगा, क्योंकि दोनों जो मूल्य हैं, तो एक ह्यूमन वैल्यू है और दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू है। अब इन दोनों के संदर्भ में क्लैरिटी की भी क्या जरूरत होगी। इसलिए बहुत सी ऐसी बातें होंगी, आपको प्रथम दृष्टया लगेगा कि सर जो है थोड़ा जो है दूसरे की बातों की क्या है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिटिसिज्म सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने के लिए होगा, क्योंकि इस विषय में बहुत सारे भ्रम हैं, बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, बहुत सारे क्या है इस विषय में क्या है मिथक हैं, उनको दिमाग में रखकर काम नहीं होगा। पहला सिंपल सा फंडा ये है कि आपको मूल्यों को पढ़ना है, और मूल्यों में ह्यूमन वैल्यूज, फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज भी पढ़ना है। यूं कहें कि आपको नॉर्मेटिव एथिक्स भी पढ़ना है और इसके साथ ही आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स भी पढ़ना है। इसके साथ ही जो मूल्य होते हैं वो हमारे व्यक्तित्व की भीतरी जो अनुभूतियां होती हैं
उन भीतरी अनुभूतियों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो मूल्य व्यक्तित्व की जो भीतरी जो अनुभूतियां हैं, उन भीतरी अनुभूतियों से क्या है, जुड़े हैं। तो हमारे व्यक्तित्व से क्या है, जुड़े हुए हैं। हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारी जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी से क्या है, जुड़े हुए हैं। तो मूल्य यहां पर जो हमारे व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं, उसमें यहां पर एक तो है कि मूल्यों के संदर्भ में क्या है, एक तो आपको व्यक्तित्व के संदर्भ में एप्टीट्यूड को पढ़ना है, अभिक्षमता को पढ़ना है। जैसे कई बार आप देखेंगे कुछ लोगों का चीजों को लेकर अप्रोच और एप्टीट्यूड ही क्या होता है, वह क्या है, बहुत ही निगेटिव आपको दिखता है। कुछ लोगों का अप्रोच बहुत पॉजिटिव दिखता है। जैसे कई बार आप देखेंगे कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो ये कह सकते हैं कि इसमें बिना टेस्ट के दवाई नहीं लिखी जा सकती। कुछ डॉक्टर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लक्षणों के आधार पर रोग के निदान के संदर्भ में बात करते हैं। और हम लोग व्यक्तिगत जिंदगी में ऐसे डॉक्टर्स को ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें तमाम टेस्ट के लिए, तमाम परीक्षण के लिए न दौड़ाएं। इसलिए व्यक्तित्व में अंतर होते हैं और एथिक्स का सिलेबस ये कहता है कि आप अभिक्षमता के संदर्भ में उस अंतर को पहचानें। एप्टीट्यूड जो शब्द है वो दरअसल हमारे वैल्यू सेट को क्या है, बताता है। एप्टीट्यूड जो शब्द है वह हमारे क्या है, स्किल सेट को क्या है, बताता है। वैल्यू सेट और स्किल सेट, इन दोनों, हम ये कह सकते हैं कि स्किल सेट को ज्यादा बताता है। जैसे हम कहते हैं कि मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मैट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी का क्या है, टेस्ट हो रहा है। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये जो नेशनल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, ये मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये दरअसल आपके टीचिंग और मैनेजमेंट के एप्टीट्यूड को चेक कर रहे हैं। उसी तरह से सीसैट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या आप में सिविल सर्विसेज का एप्टीट्यूड है? क्या आप में कलेक्टर बनने का एप्टीट्यूड है? आप में वो पोटेंशियल्स हैं, आप में वो गुण हैं, आप में वो स्किल सेट है? क्या आप में डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी है? ये पर्चा एप्टीट्यूड को कैसे टेस्ट करता है? ये पर्चा, एथिक्स का पर्चा, आपके एप्टीट्यूड को केस स्टडी के माध्यम से चेक करता है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 3 केस स्टडी पूछी जाती हैं। ये जो केस स्टडी पूछी जाती हैं, ये कुल मिलाकर 12 अंक की क्या है, होती हैं। ये 32 अंक की होती हैं। आउट ऑफ 232 मार्क्स, ये 30% से कुल मिलाकर क्या है, ऊपर हो गया, या ये 15% से कुल मिलाकर क्या है, ऊपर हो गया। तो यहां पर जो अभिक्षमता है वो केस स्टडी के द्वारा आपकी चेक की जाती है। और अभिक्षमता में दरअसल आपके भीतर एक अधिकारी बनने की संभावनाएं, या आपके भीतर योग्यताएं, या आपके भीतर क्षमताएं हैं कि नहीं हैं, इसको आपको आपके अभिक्षमता परीक्षण में टेस्ट किया जाता है। इसलिए एथिक्स के पाठ्यक्रम में केस स्टडी यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, उत्तराखंड, राजस्थान और आईएएस में लगाई गई है। सबसे अधिक प्रश्न, लगभग आधे प्रश्न आईएएस में केस स्टडी के रूप में आते हैं। और यहां पर क्या है, 32 मार्क्स के जो प्रश्न हैं वो 32 मार्क्स के प्रश्न यूपीपीसीएस में आते हैं। तो आपके सिलेबस डिस्कशन का एक पॉइंट ये भी है कि जो आप केस स्टडी पढ़ते हैं वो आपके अभिक्षमता परीक्षण एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है। एप्टीट्यूड किसी भी व्यक्ति के कौशलों के समूह को कहते हैं। आप जिस क्षेत्र विशेष में कार्य करने के लिए उन्मुख हैं, आप उस क्षेत्र विशेष के लिए अपेक्षित संभावनाएं और अपेक्षित योग्यताएं रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ये बात भी बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अभिक्षमता परीक्षण जो है वो किए जाते हैं। अभिक्षमता परीक्षण में जो अभी यूपीपीसीएस का तरीका है वो आईएएस जैसा ही है। आपको एक स्थिति, एक सिचुएशन दी जाती है,
और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के द्वारा आपकी पर्सनालिटी में क्या क्या खासियत है, आप में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं है, आप सोशल इश्यूज पर किस प्रकार का स्टैंड लेते हैं, इसके अलावा आपका एटीट्यूड क्या है, आपका एटीट्यूड करप्शन को लेकर, आपका एटीट्यूड फीमेल फुटिसाइड को लेकर, आपका एटीट्यूड शराबबंदी को लेकर, वो प्रशासनिक अधिकारियों वाली जो अभिवृत्ति है वह अभिवृत्ति है कि नहीं है, ये सभी चीजें क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़ी हुई जो अभिवृत्ति है वह अभिवृत्ति है कि नहीं है, ये क्या है, यहां पर क्या है, आपको क्या है देखा जाता है। तो अभिक्षमता के संदर्भ में, एप्टीट्यूड के संदर्भ में ये बातें क्या है यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरी बात यहां पर ये है, जो दूसरा यहां पर जो पॉइंट है वो ये है कि अभिक्षमता के अलावा आपकी जो अभिवृत्ति है वह अभिवृत्ति भी आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। अभिवृत्तियां हमारे आसपास की दुनिया की चीजों को लेकर हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, दे आर रिएक्शंस, और उन रिएक्शंस में हम कहीं ना कहीं एक कैटेगरी बनाकर रखते हैं, अच्छे बुरे की कैटेगरी। तो जो अभिवृत्तियां हैं वो दरअसल सामाजिक विश्व का मूल्यांकन है, हमारे सोच विचार, हमारी पसंद नापसंद और हमारे व्यवहार का मेल है। अभिवृत्तियां व्यक्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं। और अभिवृत्ति को लेकर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अभिवृत्ति बहुत छोटी चीज है लेकिन बहुत ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो आपके व्यक्तित्व के संदर्भ में यहां पर अभिवृत्ति को भी पढ़ना है। कुछ लोग अकादमिक रूप से बड़े बुद्धिमान होते हैं लेकिन वे संवेगात्मक रूप से उतने बुद्धिमान नहीं होते, बुद्धिहीन भी कह सकते हैं, या बहुत ही क्या है, लो इमोशनल आईक्यू रखने वाले, इमोशनल क्वोशेंट रखने वाले, ईक्यू रखने वाले लोग होते हैं। सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही इंटेलिजेंट सिने अभिनेता रहे, उन्होंने बड़ी उम्मीद जगाई थी। और इसके साथ ही आप ये जानते होंगे कि उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड था वो बहुत स्ट्रांग था, और आईआईटी को ड्रॉप करके उन्होंने सिनेमा की दुनिया में अपना करियर बनाने की कोशिश की थी। स्पेस साइंस से उनका बहुत लगाव था। लेकिन ये बात हमें कराहती है और एक केस स्टडी के रूप में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना इंटेलिजेंट आदमी सुसाइड क्यों करता है? क्योंकि उसे कुछ बीमारी हो सकती है, क्योंकि उसकी बीमारी के अलावा उसमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की, उसमें अपने इमोशंस को नियंत्रित करने की जो काबिलियत होनी चाहिए वह काबिलियत नहीं विकसित हो पाती है। सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रस्त थे, और सुशांत सिंह राजपूत ने जो बाइपोलर डिसऑर्डर जो था उसमें उनका मूड स्विंग करता था। तो मूड स्विंग करने में क्या होता है कि अचानक किसी व्यक्ति का मूड आपको लगे कि बड़ा खराब हो गया, अभी 2 मिनट पहले वो हंस रहा था, तो हम लोग ये कहते हैं कि बड़ा सनकी आदमी है। व्यवहार में जिसको हम सनकी कहते हैं ना, उसी को अंग्रेजी भाषा में, मनोविज्ञान में उसी को कहते हैं मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर में क्या है कि अभी बहुत जॉली मूड में कोई आपसे बात कर रहा था, अचानक बहुत गुस्से में आ गया, आप ही से बाहर हो गया, तो आपको ये लगेगा कि इतना परिवर्तन कैसे हो गया। आपको नहीं लगता कि ये एक कमजोरी है? आपको लगना चाहिए। और ये कमजोरी क्या है? इमोशनली आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, वो अपने गुस्से को, वो अपनी नकारात्मकता को काबू नहीं कर पा रहा है। और अपने गुस्से और नकारात्मकता को काबू नहीं कर पा रहा है तो व्यक्ति का प्रशासन के योग्य है क्या? उसकी शख्सियत चाहे वो कितना ही आइंस्टीन जैसी ही योग्यता क्यों न रखे, क्या उसे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में वह कोई परिवर्तन कर पाएगा? ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू बहुत ही गुस्सैल प्रकृति के थे। एक बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत आए, भारत के दौरे पर थे, और जवाहरलाल नेहरू जो है सारे प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए हवाई अड्डे पर, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए। उस जमाने में ये सब ऐसे बड़े बड़े एयरपोर्ट नहीं हुआ करते थे भारत में, और ठीक है आज़ादी के ठीक 52-55 के आसपास की बात है। तो जवाहरलाल नेहरू अपना जीप गाड़ी लेकर जहां पर फ्लाइट लैंड करनी थी उसके ठीक बगल में पहुंच गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आवाजाही के जो कार्यक्रम के जानकारी होने की वजह से तमाम मीडिया के लोग वहां पर उपस्थित थे,
और पहले लोग भीड़ वगैरह भी क्या है, पहले जैसे स्टेडियम होते थे, खुले होते थे, भीड़ पहुंच जाती थी, मैच देखना शुरू करती थी, पहुंच गई। अब पत्रकारों ने क्या किया कि जैसे मधुमक्खियां जो हैं वो एक छत्ते को घेरती हैं, वैसे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का विमान जैसे ही लैंड किया, उन्होंने उनको क्या है, घेर लिया, जहाज को घेर लिया, धक्का मुक्की होने लगी। जवाहरलाल नेहरू गुस्से से पागल हो गए, आपे से बाहर हो गए, और जवाहरलाल नेहरू ने पत्रकारों को, फूल जो वहां पर आए थे उनके अगवानी में, उनको लेकर दौड़ा लिया मारने के लिए। अब एक कहा जाता है उनका मूड इतना खराब हुआ तो लोगों ने कहा कि एक प्रधानमंत्री के लिए बात शोभा नहीं देती है, और प्रधानमंत्री को वहां पर लोगों से कहना चाहिए था कि इस तरह का व्यवहार कतई प्रदर्शित न करें। तो बहुत बड़े बड़े लोगों में भी गुस्सा होने की या इस तरह के अपने भावनाओं को काबू न करने की प्रवृत्तियां क्या होती हैं। लेकिन एक अधिकारी के तौर पर अगर आप देखें तो अधिकारी का एक भी शब्द अगर ऐसा निकला जो अमर्यादित है या क्रोध के कारण निकला है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत तौर पर तो उसे नुकसान हो ही सकता है, इसके साथ ही उसे प्रशासनिक तौर पर उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ सकता है। मंत्री का कोप भाजन का शिकार तो अधिकारी को होना पड़ ही सकता है। इस विषय में जनहित भी प्रभावित क्या हो सकते हैं अगर वो जनता वह किसी गुस्से में आकर काम करता है। तो एक अधिकारी की जो शख्सियत होनी चाहिए वो इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। उसमें अपने सुख को, दुख को, अपने क्रोध को, अपने भय को, आश्चर्य को, इन सब को क्या है, विरक्ति जो उसके भीतर है, डिस्गस्टिंग की जो फीलिंग है, इन सब फीलिंग के प्रति एक अवेयरनेस हो, उसका रेगुलेशन भी हो। और जब ये सब चीजें होती हैं तो इसी को कहते हैं संवेगात्मक बुद्धि। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनली इंटेलिजेंट होना। जैसे मेरा मूड बहुत खराब है और कल पीसीएस का पेपर है, या मूड खराब नहीं है लेकिन बड़ा लो फील कर रहा हूं, बहुत ज्यादा लो फील कर रहा हूं, मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है और ऐसा लगता है कि सब कुछ पढ़ने के बाद भी मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसा विद्यार्थियों के जीवन में अक्सर होता है, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम हो, 12th स्टैंडर्ड का हो। जब आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा चीजें पढ़ते जाते हैं, तो कई बार एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें सब कुछ ब्लैकआउट हो गया है, ब्लैंक हो गए हैं आप, इस तरह की फीलिंग आती है। तो जब ऐसी फीलिंग आती है तो आप बड़ा लो फील करते हैं, बहुत आपका मनोबल क्या होता है, आपका गिरा हुआ होता है। और इसके साथ ही अगर पीछे कभी कोई असफलता मिली है तो आपकी प्रतिष्ठा, आपका जो सेल्फ स्टीम है, वो सेल्फ स्टीम भी क्या होगा, वह क्या होगा, नीचे होगा। अब ऐसी जो स्थिति है, आपको कल एक हाई पिच पर खेलना है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्लास के लिए आ रहे हैं, अचानक कोई नोक झोंक रास्ते में गाड़ी चलाते हुए किसी से हो गई, कह रहे यार कैसे गाड़ी चला रहे हो, क्या है। तो अब मैं इंसान हूं, तो उन सब चीजों का फर्क मेरे ऊपर पड़ेगा। और मैं जब क्लास में आऊंगा तो दो चीज हो सकती है, या तो मैं अपने क्लास के जो असिस्टेंट हैं उन पर गुस्सा निकाल दूं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं आप पर आऊं और कोई बहाना जैसे ही मिले, मेरी जो निगेटिव एनर्जी है वो आउटब्रस्ट हो गई। तो ये सब चेन क्या है, बनता रहता है। एथिक्स के पाठ्यक्रम में बहुत इंटरेस्टिंग एक चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस। वो हमें ये बताता है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व में भावनाओं का कितना खेल होता है। और अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचान कर, उस भावना संवेगों को पहचान कर संवेगों के प्रति जागरूकता नहीं रखता, और तो ऐसी स्थिति में वह संबंधों का नियमन नहीं कर पाता। वह सोशल क्या है, हमें कैसा स्किल्स, उसके पास सामाजिक कौशल नहीं होता है। जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे के गुस्से को, छोटा बच्चा होता है, जब गुस्सा होता है तो उसके गुस्से को संभाल ले जाती है, और उसके गुस्से की वजह से उसके स्वास्थ्य पर कोई नकारात्मक असर न पड़े, इस बात को सुनिश्चित करती। कई बार बच्चा खाने से ही गुस्सा हो जाता है, तो माँ जानती है कि ये जितना नहीं खाएगा इसका गुस्सा और बढ़ेगा और इसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो माँ यहां पर एंगर मैनेजमेंट कह जाती है। एंगर मैनेजमेंट अगर जान रहे हैं आप, स्ट्रेस मैनेजमेंट आप जान रहे हैं, क्योंकि यह बहुत नेचुरल चीज है कि आपको एंगर होगा, स्ट्रेस होगा। इसके साथ ही जीवन में कई बार व्यक्ति उतार का भी सामना करता है, और जीवन में कई बार वो तरक्की की बुलंदियों पर होता है, कामयाबी के शिखर पर भी होता है। तो कामयाबी के शिखर पर होता है तो उसको कैसे संभालता है, इससे अगली कामयाबी तय होती है। लेकिन जब वो उतार पर है, जीवन में सब कुछ नकारात्मक हो रहा है,
उस समय उसने कितना धैर्य बनाकर काम किया, उस समय वो कितना अपने को लेकर विश्वास रखता है। ये सब जो चीजें हैं, इसको कहा जाता है कि व्यक्ति में रिजिलियंस है कि नहीं है। इसको रिजिलियंस का गुण कहते हैं, हिंदी में उसे स्थित स्थापक भी कहते हैं। तो एंगर मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्थित स्थापक। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, एकेडमिक रूप से बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वे इतने स्ट्रेस मैनेजमेंट में, एंगर मैनेजमेंट में पारंगत नहीं होते, उनके भीतर इतना रेजिलियंस नहीं होता। तो यूपीपीसीएस ये कहता है कि भाई जो अधिकारी बनना चाहते हैं वो कम से कम ऐसी शख्सियत लेकर आए, ऐसा व्यक्तित्व लेकर आए जिसमें क्या है, अभिक्षमता, जिनमें एक प्रशासनिक अभिक्षमताएं हो, इसके साथ ही क्या है, अभिवृत्तियां हो, और इसके अलावा क्या है, संवेगात्मक जो बुद्धि है, वह संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, वह इमोशनल इंटेलिजेंस भी उनके भीतर क्या है हो, उनके भीतर क्या है यहां पर हो। इसके साथ ही प्रशासन भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। और प्रशासन क्या, हम ये कह सकते हैं कि प्रोबिटी इन गवर्नेंस आपको पढ़ना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पढ़ना है। इसका मतलब कि ये जो मूल्य और व्यक्तित्व है, इस मूल्य और व्यक्तित्व से जो जुड़ी हुई जो चीज है, ये जो चीज है, यह क्या है, यह आपको प्रशासन से जोड़कर समझनी है। और दो जो टॉपिक हैं आपके, एक टॉपिक जो है प्रशासकीय नीतिशास्त्र का, जो आईएएस में भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स का, और दूसरा जो टॉपिक है वो है सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी या सार्वजनिक जीवन में प्रोबिटी। ये जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक दरअसल आपको ये संकेत देते हैं कि जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको प्रशासन के साथ आप जोड़ें। तो ये आपके सिलेबस का एक बहुत ही क्लियर कट इंट्रोडक्शन है। आपको तीन चीजें पढ़नी हैं। मूल्य के अंतर्गत आपको मानवीय मूल्यों, इसके साथ ही आधारिक मूल्यों सिविल सेवा के लिए, और प्रशासनिक नीतिशास्त्र में जो प्रशासनिक संगठन के लिए अपेक्षित जो मूल्य होते हैं, इन तीनों प्रकार के मूल्यों को पढ़ना है। पर्चा आउट है, पेपर में सवाल फिक्स हैं। इन तीनों टॉपिक में से कम 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं। गारंटी ले रहा हूं कि सवाल इसमें से होंगे 1, 2 नहीं 3 सवाल, प्रशासनिक मूल्यों पर, मानवीय मूल्यों पर, और सिविल सेवा के लिए क्या है, आधारभूत जो मूल्य हैं, उन आधारभूत मूल्यों से जुड़े हुए क्या है, सवाल क्या होंगे। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, वो बात यहां पर ये है कि इन वैल्यूज को आप अपनी पर्सनालिटी में ही तो रखेंगे, क्योंकि वैल्यूज तो कोई पर्वत, पहाड़, गंगा, यमुना, नदी तो है नहीं कि मैं आपको ये दिखा दूं कि ये वैल्यूज हैं। ये देखो, ईमानदारी का हिमालय है ये, और ईमानदारी के हिमालय का ये एवरेस्ट है। ऐसी तो कोई चीज है नहीं। ये तो हम अपने भीतर रखते हैं। और मूल्यों का, नीतिशास्त्र का जो प्रश्न है, वह देशों के बीच के संबंधों का प्रश्न तो है नहीं। दरअसल मूल्यों और नीतिशास्त्र का जो प्रश्न है, वह प्रश्न क्या है, वह प्रश्न देशों के बीच का तो नहीं है। दरअसल वह प्रश्न भीतर का है, वह व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, व्यक्तित्व से जुड़ा। तो व्यक्तित्व आपको पढ़ना, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। जब आप फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज पढ़ते हैं, तो वहां पर आप अभिक्षमता के टॉपिक को, अभिक्षमता भी देखते हैं कि सिविल सेवाओं के लिए आधारिक मूल्य और अभिक्षमता। ठीक है, तो अभिक्षमता व्यक्तित्व का हिस्सा है।
एटीट्यूड आपको पूरा पढ़ना है, कंटेंट, स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर से एटीट्यूड का रिलेशन, सोशल परसुएशन या परसुएशन एंड सोशल इंप्रेशन। जैसे पिछले वर्ष यूपी पीसीएस में यह प्रश्न पूछा गया कि कोरोना नियंत्रण को सामाजिक प्रभाव और अनुनय से कैसे क्या है हासिल किया गया। इस प्रश्न का उत्तर, मॉडल उत्तर मैंने उत्कर्ष के आईएएस पीसीएस प्लेटफॉर्म पर दिया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या है, किस तरह का है। तो अब ये भी पता लग जाएगा। इसके अलावा ये भी बात है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का सॉल्व भी जो है वो भी अगर आप करेंगे तो आपको बहुत मदद भी मिलेगी, आपको सीधे सीधे वहां पर सवाल भी मिलते हैं। तो यहाँ पर इसको भी उत्कर्ष के जो आईएएस पीसीएस प्लेटफॉर्म पर जो आपको वीडियोस डाले गए हैं थिक्स के, उनको भी आप देखते रहिए। अभिक्षमता, अभिवृत्ति और संवेगात्मक बुद्धि और इसके साथ ही प्रशासन से जुड़े हुए जो पहलू हैं, तो ये आप सारे चीजों को जोड़ लेंगे तो 3 टॉपिक इधर हो गए, 6 टॉपिक इधर हो गए और 2 इधर हो गए, 8 टॉपिक है। यही कहानी है। इसके अलावा एक टॉपिक और है, वह है योगदान का टॉपिक। योगदान का जो टॉपिक है, आप इसको ऐसे समझें कि जब आप सिलेबस को पढ़ते हैं तो पहले वाले टॉपिक में आपको शिक्षा पढ़नी है। मतलब यहां पर जो एथिक्स का जो सिलेबस है, एथिक्स का जो पाठ्यक्रम है, एथिक्स का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में आपको यहां पर क्या है, क्या क्या पढ़ना है। आपको यहां पर एथिक्स के सिलेबस में जो एक तो है शिक्षा का, शिक्षा व सबक का जो टॉपिक है वह क्या पढ़ना है। लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, ग्रेट लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स। आपने महान नेताओं के जीवन से और उनके व्यक्तित्व से, उनके कार्यों से, महान नेताओं से, इसके साथ ही आपने समाज सुधारकों से, आपने जो समाज सुधारक हैं उन समाज सुधारकों से, और इसके अलावा आपने प्रशासकों के जीवन और उपदेशों से क्या शिक्षा ली है, ये बात क्या है आपको क्या है पढ़नी है। इसमें शिक्षा और सबक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसके साथ ही एथिक्स के सिलेबस में एक योगदान का टॉपिक है, कंट्रीब्यूशन का टॉपिक है। और यह जो कंट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है, इस कंट्रीब्यूशन के टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहां पर जो कंट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको पढ़ना है भारत के और विश्व के, भारत और विश्व के विचारकों व दार्शनिकों का योगदान। आप यहां पर सिद्धांत के बारे में भी तैयारी करते हैं कि भगवत गीता में अनासक्त योग क्या है। अब योग तो आपने कई सुने होंगे, कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, ज्ञान योग, समत्व योग, फिर इसी तरह से क्या है कि कर्मों में कुशलता ही कर्मसु योग कौशलम। ये आपने कई शब्द क्या है सुने होंगे, लेकिन आपने यहां पर भारत विश्व के और विचारकों और दार्शनिकों के जो कंट्रीब्यूशन की जो बात आएगी, तो यहां पर एक अनासक्त योग है जो यूपी पीसीएस में पूछा गया। जो अनासक्त योग है वो महात्मा गांधी का शब्द था, तो है तो वह निष्काम कर्म मार्ग ही। महात्मा गांधी ने भगवत गीता के निष्काम कर्म मार्ग को अनासक्ति योग कहा था। लेकिन यहां यह बात आपको थिंकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि गीता की जो कमेंट्रीज लिखी गई, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा हो, महात्मा गांधी ने लिखा हो, तो गीता में जो कमेंट्रीज लिखी गई, उन कमेंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे होनहार बच्चों, मैं खुलकर कह रहा हूं कि इस सब्जेक्ट में इंटरलिंकेजेस हैं और 6-7 साल 8 साल में ये लगभग तय हो चुका है कि इस विषय के साथ पूरा न्याय करते हुए पढ़ाने वाले शिक्षक हैं।
लेकिन वे संख्या में बहुत कम हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को गौर करते हुए अपनी तैयारी को कुछ एथेंटिक सोर्सेस, एथेंटिक बुक्स और कुछ एथेंटिक गाइडेंस से क्या है जोड़ना पड़ेगा। मैं ये बात अपने वास्तव में कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं। ये बात पिछले विगत वर्षों में देखा गया कि कई बार बच्चे जो है पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कहाँ उनका और कंफ्यूजन क्या दूर होना चाहिए। अब ये जो दोनों टॉपिक हैं, इसमें सिद्धांत आप व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि जीवन में किस महान व्यक्ति के व्यक्तित्व ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है, उसकी शिक्षाओं से आपने कैसे सबक ग्रहण किया है। तो आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, इन सब पर बात कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हमें जो सबक मिलता है वो क्या है, मूल्यों से मिलता है। और सबक तो हमें जो है सावधान इंडिया भी देखकर मिल जाता है। तो सबक तो कोई भी कहानी देखोगे टीवी पर वहां पे मिल जाएगा। सबक तो लोगों को मिर्जापुर देख के भी मिल सकता है, फैमिली मैन देखकर भी मिल सकता है। लेकिन किसी अच्छे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ोगे, सिद्धांत के बारे में पढ़ोगे, तो केवल उससे सिद्धांतों का ही क्या है, हमें सिद्धांतों के बारे में ही क्या चीज नहीं मिलेगी, बल्कि हमें क्या है, मूल्यों के बारे में भी क्या है चीज मिलेगी। हमें वैल्यूज के बारे में भी, हमें मूल्यों से संबंधित भी बात मिलेगी। इसलिए मानवीय मूल्यों के टॉपिक में इसको तो डायरेक्टली शामिल किया गया है, ह्यूमन वैल्यूज और इथिकल इंटरफेस में। इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि योगदान में मानवीय मूल्य पूछे जाएंगे। लेकिन यहां पर भीतरी जो बात है गौर करने की, वो तो यही है कि योगदान में भी दरअसल हम सिद्धांतों को इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज को लेकर उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। We are not going to read Gandhism in only perspective of the theories and thoughts of the Mahatma Gandhi. We are leading to understand Mahatma Gandhi for the Gandhian values also. गांधीयन जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज के संदर्भ में भी क्या है पढ़ते हैं कि सत्य जो है वो साध्य है, अहिंसा साधन है। सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के सिद्धांत ही नहीं है, वो महात्मा गांधी के मूल्य भी हैं और हमारे जीवन का भी मूल्य है। कि जब अन्ना हजारे ने जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के तहत लोकपाल बनाए जाने की मांग की थी, तो वो दिल्ली में रामलीला मैदान में बैठकर ये कहा करते थे कि हिंसा मत करना, हिंसा करोगे तो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। ये आंदोलन की रणनीति थी। लेकिन हिंसा पर मेरा विश्वास नहीं है, हिंसा अच्छी चीज नहीं है, हिंसा का नुकसान होगा। तुम अगर थोड़ी सी हिंसा करोगे तो दिल्ली पुलिस तुमसे ज्यादा हिंसा करके तुम्हारे आंदोलन को तोड़ देगी। इसलिए कई बार हम एक पहलवान से इसलिए नहीं लड़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पहले प्रहार के बाद पहलवान दूसरे प्रहार में हमें चित्त कर देगा। हिंसा यहां पर, अहिंसा यहां रणनीति है, अहिंसा यहां पर मूल्य नहीं है। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि मारपीट अच्छी चीज नहीं है, जब मैं कहता हूं कि देखो हिंसा, मुकदमा, ये सब तारीख पर तारीख, ये सब अच्छी चीज नहीं, लड़ना ठीक नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, अपने काम पर ध्यान दो, अहिंसा परमो धर्म। तो यहां पर जो हम अहिंसा को क्या कर रहे हैं, मूल्य के रूप में ले रहे हैं। और एथिक्स की तैयारी करने वाले बच्चे ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात को भी समझ नहीं पाते। तो इसलिए यहां पर यह भी बात है कि थ्योरीज को प्रैक्टिकल से क्या जोड़ा जाए। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो मैंने आपको सिलेबस में बताया, उस सिलेबस में यहां पर आपने देखा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो सिलेबस है इसकी बुनियाद में कौन सी बातें हैं। तो मैंने आपको सिलेबस डिस्कस किया कि सिलेबस के जो 8-9 चीजें हैं वो दरअसल आपसे 3 बातों से जुड़ी हुई हैं। और आपके पाठ्यक्रम में जो बातें जुड़ी हुई नहीं भी दिखती हैं, जैसे आप ये कहेंगे कि सर आपने सब जोड़ दिया लेकिन दार्शनिकों और विचारकों के योगदान को आपने नहीं जोड़ा, तो मैं यहां पर आपसे ये कहूंगा
कि दार्शनिकों और विचारकों का योगदान जो है वह भी हम मानवीय मूल्यों के संदर्भ में ही पढ़ते हैं। बहुत से दार्शनिक विचारक हुए, लेकिन हम किसको एथिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? दरअसल अगर वो हमारी जिंदगी के लिए कोई सबक देकर नहीं जाते हैं तो हम उन्हें क्या है, नहीं पढ़ेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल को केवल हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि उन्होंने उपयोगितावाद के वे स्तंभ थे। हम जॉन स्टुअर्ट मिल को इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता को विवेक से जोड़ा। उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के सामाजिक योगदान से जोड़ा, तरक्की से जोड़ा, स्वतंत्रता को रचनात्मकता से जोड़ा। इसलिए स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य है। क्यों मूल्य है? क्योंकि जब तक आप बच्चे को आजादी नहीं दोगे, उसमें उत्तरदायित्व की भावना का विकास नहीं होगा। जब कोई साइकिल सीखता है तो उसे कई बार क्या है, वो गिर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार उसे छोड़ना पड़ता है कि ताकि वो लड़खड़ा कर भी खड़ा होना, साइकिल चलाना सीखे। तो साइकिल चलाने में गिरने की जो स्वतंत्रता है वो साइकिल चलाने की, सीखने की सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है। इसलिए स्वतंत्रता रचनात्मकता से जुड़ी है, स्वतंत्रता जिम्मेदारी से जुड़ी हुई है। ये बात इन विचारकों ने बताया। तो पहला तो यहां पर पाठ्यक्रम है। दूसरी बात यहां पर यह है बच्चों कि देखो, हर सिलेबस के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, एंड यू मस्ट नो दिस बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे कि कई सवाल तो आपसे यही पूछे जाएंगे कि इसमें अंतर कर दीजिए। तो एथिक्स जब हम लोग पढ़ाते हैं तो ये कहते हैं कि 25 से 30 शब्द या अवधारणाएं हैं, जिन अवधारणाओं को समझना क्या है, जिन अवधारणाओं पर काम करना बहुत जरूरी है, जिन कॉन्सेप्ट्स पर काम करना क्या है, बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो अवधारणा है उस अवधारणा के संदर्भ में क्या है, जो अवधारणा है उस अवधारणा के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो यहां जो अवधारणाएं हैं उन अवधारणाओं के संदर्भ में, या जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स के संदर्भ में अगर हम लोग देखें, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट्स को देखें। क्या क्या आपको कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होती है? तो कॉन्सेप्ट्स की जो जरूरत होती है, उन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत में यहां पर आप ये पाएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कॉन्सेप्ट्स को लेकर, वह ये होती है कि आप वैल्यूज को पढ़ें, मूल्यों को पढ़ें, वैल्यूज को पढ़ें। इसके साथ ही क्या है, आप नॉर्म्स को पढ़ें, मानक को समझें। और यहां पर आपको 25 शब्द 50 शब्द में भी आंसर लिखने की एक क्षमता तो होनी ही चाहिए। आपको 100 शब्द में भी क्या है, आंसर लिखने की एक क्षमता क्या होनी चाहिए। तो मूल्यों को पढ़ें। अब मूल्य जैसे परिभाषित करना है तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आदर्श व्यवहारों के संबंध में स्थायी विश्वासों को मूल्य कहते हैं। आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर रिगार्डिंग इंड्यूरिंग बिलीफ्स, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए तो आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर है, यह आदर्श व्यवहार है। और इसको लेकर एक बिलीफ जो है वो ऐसा नहीं कि आज ये इस मोमेंट में है और कल नहीं होगा, वो एक इंड्यूरिंग बिलीफ होना चाहिए। देन इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द वैल्यूज। वैल्यूज आर द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर रिगार्डिंग इंड्यूरिंग बिलीफ्स। मूल्य क्या है? मूल्य दरअसल व्यक्ति के स्थायी विश्वास हैं जो आदर्श व्यवहारों के संबंध में होते हैं। अगर यह बात समझकर व्यवहार से जोड़ने की क्षमता आपके भीतर नहीं आई तो एथिक्स पढ़ना समझना इसलिए मुश्किल हो जाएगा। तब आप बाजार से, मुखर्जी नगर के, प्रयागराज के, यूनिवर्सिटी रोड से, वहां से आप एक किताब लेकर आएंगे लेक्सिकॉन की और एक किताब लेकर आएंगे सुब्बा रेड्डी की। पहले किताब से डरेंगे, फिर मजबूरी में उस किताब को उठाएंगे और इस विषय को भी केवल और केवल क्या है, मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे। जब आप केवल मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, जब आप समझेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं चीजों को, तो इसका कोर क्या है, इसका मर्म क्या है, वो मर्म आप पकड़ेंगे नहीं तो आप कम शब्दों में लिखने की जैसे ही बात आएगी, आपका जो दिमाग है वो दिमाग क्या है, घूमने लगेगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वैल्यूज के बारे में क्या है, आप इस तरह से नॉर्म्स के बारे में आप पढ़ें, नॉर्म्स के बारे में। इसके साथ ही क्या
जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचरण जो संहिता है, यह आचरण जो संहिता है, यह आचरण संहिता कोड ऑफ कंडक्ट मानकों की एक संहिता है। आप जोड़ना सीखें। यू मस्ट नो CCS 1964 of the Indian administration is just like an and the classic example of the code of conduct। तो आपको यह पता है कि आप केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली नाम की एक चीज है जो 1964 में जिसको बनाया गया, लेकिन आपने उसको कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं जोड़ा। और जब आपको कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आप जोड़ेंगे, इसके साथ ही आप नैतिक संहिता, तो ये जो जितने शब्द हैं, इन शब्दों के लिए पहला काम है कि कॉपी बनाइए। और मेरे पिछले नोट्स या जो मैं उत्कर्ष में मैंने क्लासेस ली हैं, उनमें 25-30 शब्दों में जो या 25-30 शब्दावलियों की जो बात की गई है, उसको कहीं से भी, अपने से भी, किसी किताब से, कहीं से भी, कहीं आपको एक जगह मिल जाता है। आप सबसे पहले आपका काम है कि आप 25 से 30 शब्दों में आप क्या है, हर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिख डालें, उसको समझ लें, या हम लोगों के कुछ प्रीवियस लेक्चर्स हैं, नोट्स लेकर उनको देख लें। ये सबसे पहला मूल मंत्र है, ये बीज है कि आप एथिक्स एज सब्जेक्ट जो है वह क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में, उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे शरीर है, शरीर अंगों से बना है, अंग कोशिकाओं से बने हैं, और कोशिका के भीतर भी बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म क्या है, सूक्ष्म जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स माने होते हैं। तो यहां पर हम कम से कम कोशिका को तो समझें, जीवन की जो इकाई है उस इकाई को तो समझें। इथिक्स का इकाई क्या है, दहाई क्या है। इकाई दहाई आप समझते नहीं हो, सैकड़ा और हजार पे क्या आप चले जाते हो, सैकड़ा हजार फिर आप रटते हो, और फिर किशोर कुमार का गाना होता है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो कोरा नहीं बनाना है भाई, यहां पर मूल्य मानक आचरण संहिता, नैतिक संहिता, फिर इसके साथ ही सद्गुण क्या है, वर्चूज क्या होते हैं। सद्गुण हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। हिंदुस्तान में जैसे ही सत शब्द लग जाता है, कोई भी शब्द बहुत पवित्र हो जाता है। सदगुरु आजकल छाए हुए हैं, यूट्यूब पर आप देखेंगे, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग उनके दीवाने हैं। गुरु के साथ जब सद लग गया, सतगुरु, सच्चा गुरु, वास्तविक गुरु, गुण के साथ जब सदगुण लग गया, अच्छा गुण, सतगुण, सच्चा गुण, वर्चूज होते हैं, सद्गुण होते हैं और दुर्गुण भी होते हैं, सज्जन होते हैं और दुर्जन भी होते हैं। एथिक्स में बहुत खेल जो है, यह दरअसल आप ये देखेंगे कि इन कॉन्सेप्ट्स का है। तो मैं तो इसको मैं कहता हूं कि अगर किसी ने 6, 7, 8 दिन मेहनत करके ये यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लिए, तो इस विषय में कम से कम उसका दिमाग दौड़ने लगेगा। और जब आपका दिमाग दौड़ने लगता है, जब आपका दिमाग एनालाइज करने लगता है, जब आपका दिमाग समझने लगता है, तो वैसी स्थिति में कोई भी विषय क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो इन शब्दों से तभी आप खेल पाएंगे जब आप इन शब्दों को एग्जैक्टली क्या समझें। कि सुकरात ने कहा था कि ज्ञान सद्गुण है, अरस्तु ने कहा कि सुकरात से मैं ना इत्तेफाक रखता हूं, सहमति रखता हूं, सद्गुण आदत है। मैकेंजी ने कहा कि सद्गुण ज्ञान और आदत दोनों है। ये सद्गुणों की पूरी 2000 वर्षों से ज्यादा की कहानी है। एक एथिक्स का टीचर जो स्पेशलाइजेशन रखता है, वो आपको इसे झटके में क्या क्लियर करा सकता है। और फिर आप उस स्टेटमेंट को भी के बारे में भी लिखेंगे कि सुकरात ने कहा कि सद्गुण ज्ञान है। तो जिसको न्याय का ज्ञान नहीं है, जिसको सच्चाई का ज्ञान नहीं है, वह अपने जीवन में न्याय और सच्चाई को उतार नहीं सकता। तो सद्गुणों के बारे में आप पढ़िए। फिर इसके साथ ही सद्गुण आप पढ़ेंगे तो कौन से मनुष्य के कार्य ऐच्छिक कर्म हैं, ऐच्छिक कर्म क्या होते हैं। इसके साथ ही जो निरैच्छिक कर्म हैं, वे निरैच्छिक कर्म क्या होते हैं। ऐच्छिक कर्म और निरैच्छिक कर्म के अलावा जो वॉलंटरी एक्ट हैं और जो इनवॉलंटरी एक्ट हैं, उन वॉलंटरी एक्ट और इनवॉलंटरी जो एक्ट हैं, वो उनके अलावा आप यहां पर यह भी आप देखें कि व्हाट इज फ्रीडम ऑफ विल।
ये जितने शब्द लिख रहा हूं, ये शब्द अगर आपको क्लैरिटी से इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो योर थॉट प्रोसेस वुड नॉट बी सिंपल, और यह विषय कभी भी आपको आसान नहीं लगेगा कि एक छोटे बच्चे को आप देख रहे हैं कि किंग कोबरा सांप की तरफ वो लपक रहा है। उसके इस कर्म के पीछे उसकी बुद्धिमानी, उसमें इतनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास नहीं हुआ है कि वो नफा नुकसान को कह समझ सके। तो क्या हम एक छोटे बच्चे के द्वारा किंग कोबरा सांप की तरफ लपकना और उसको बिना भयभीत हुए पकड़ने की कोशिश करना, क्या हम इस कार्य को सही और गलत की कैटेगरी में डालकर मूल्यांकित कर सकते हैं? आप ये कहेंगे कि सर कैसी बात कर रहे हैं सर, उस बच्चे को समझ क्या है? तो यही बात तो मैं भी आपको कहना चाहता हूं कि बिना समझ के जो काम होते हैं उनमें हम जिम्मेदार नहीं माने जाते, लेकिन जो आदत से काम होते हैं, शराब पीने की आदत, गाड़ी लड़ाने की आदत, राजनीति करने की आदत, ये जितने आदत वाले काम हैं, इन आदत वाले कामों को, ये जितने आदत से जुड़े हुए ये जितने कार्य हैं, उन कार्यों के संदर्भ में नीतिशास्त्री ये कहते हैं कि इनको माफ नहीं करना। ये बच्चों के काम के बराबर नहीं है। एक गाय ने सड़क पर क्या है, सड़क पर वो आकर बैठ गई, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया, हम गाय को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम कहते हैं गाय तो जानवर है, उसको बुद्धि कहां है, उसके पास फ्रीडम ऑफ विल कहां है। इसका मतलब कि हम उसी कार्य के लिए व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं जो सोच समझकर, जानबूझकर, बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए अपने चॉइस से क्या है किया जाता है। जितने निरैक्षिक कर्म हैं, whatever involuntary actions, they are not considered ethical or unethical, they are out of the ambit of the ethics। इसलिए यहां पर मेरे प्यारे बच्चों इस बात को समझ लो, जो ये बात आपको मैं डाबर जन्म घुट्टी की तरह बता रहा हूं, इस बात को आप समझ लो कि एथिक्स अगर आएगा तो इससे आसान कोई विषय नहीं है, और अगर समझ नहीं पा रहे हो तो इससे मुश्किल कुछ भी नहीं है। ये दुनिया एक खिलौना है, मिल जाए तो मोती है, खो जाए तो सोना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है, आ जाए तो मिट्टी है, आती है जिसको उसके लिए कुछ नहीं है, जिसको नहीं आती है उसके लिए तो बड़ी मुश्किल चीज है। ये क्यों है? क्योंकि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। देयर आर फ्यू बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एथिक्स, एंड अरस्तु हैज कंसीडर्ड दैट एथिक्स इज द प्रैक्टिकल साइंस। एथिक्स को उन्होंने पॉलिटिकल साइंस वाले उसमें रखा था, मैथमेटिक्स को, फिजिक्स को, और इसके साथ ही एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह जो फिलॉसफी थी उसको उन्होंने प्योर साइंस कहा था। लेकिन इसको वे कहते थे कि प्रैक्टिकल साइंस है। ये बड़ा विवाद है, कला है कि विज्ञान है, विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है, मानकीय विज्ञान है कि वर्णनात्मक विज्ञान है। मैंने एक उत्कर्ष के ISPCS प्लेटफॉर्म पर एक गागर में सागर सीरीज डाली है। उस सीरीज में 10-10, 12-12 जो प्रश्न डाले तो उसमें कुछ इस तरह के बेसिक प्रश्न कह लिए हैं कि कला है, विज्ञान है, क्या है। तो ये जो एक सवाल है ना, इन सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे जो है आपको क्या है, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, संकल्प की स्वतंत्रता, जो फ्रीडम ऑफ विल है, ये फ्रीडम ऑफ विल जो है, ये फ्रीडम ऑफ विल आपको क्या है ध्यान में रखना है। संकल्प की स्वतंत्रता को ध्यान में रखेंगे, ऐच्छिक कर्मों को ध्यान में रखेंगे, निरैच्छिक कर्मों को ध्यान में रखेंगे। फिर आजकल जैसे गाना बना हिंदी फिल्मों का कि क्या करूं कैरेक्टर ढीला है, 50-60 के दशक में अगर कोई व्यक्ति ये कह देता ना कि मेरा कैरेक्टर ढीला है, तो पहले घर वाले उसे मारना शुरू करते कि तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम बोल रहे हो। दरअसल आप ये देखेंगे कि एथिक्स में जो पूरा खेल है वो चरित्र व्यक्ति के गुणों से निर्मित होता है, और एथिक्स के बारे में कहा जाता है कि वो मनुष्य के चरित्र का मूल्यांकन करता है। जब हम कहते हैं कि महात्मा गांधी बहुत अच्छे आदमी थे, तो महात्मा गांधी के कार्यों का भी मूल्यांकन है। लेकिन जब हम कहते हैं कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो यहां पर राम के गुणों के आधार पर उनके चरित्र का मूल्यांकन है। तो एक व्यक्ति का चरित्र होता है,
एक व्यक्ति का आचरण होता है, आचरण व्यक्ति के कार्यों से बनता है, तो ये कैरेक्टर है और इसके साथ ही कंडक्ट है, इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके साथ ही मोरलिटी क्या होती है, नैतिकता क्या होती है, ये आपको तैयार करना पड़ेगा। मोरलिटी के अलावा जो है आपको यहां पर यह भी तैयार करना पड़ेगा कि नीति शास्त्र क्या होता है, एथिक्स क्या होती है। फिर आपको यह भी तैयार करना पड़ेगा कि जो कानून होता है वो कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, नैतिकता और कानून में डिफरेंस क्या होता है, शासन क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नेंस को भी 25 शब्द में क्या है आप क्या है तैयार करें। इसके साथ ही प्रशासन क्या है, शासन क्या है, शासन के अलावा क्या है, प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, वह क्या है, वह एडमिनिस्ट्रेशन क्या, शासन और प्रशासन यहां पर यह क्या होता है। और फिर इसके साथ ही यहां पर आप ये पाएंगे कि सुशासन क्या है, सुशासन, एथिकल गवर्नेंस क्या होता है, या जो गुड गवर्नेंस है ये गुड गवर्नेंस क्या है। इसके साथ ही यहां पर नैतिक शासन क्या होता है, नैतिक जो शासन है, एथिकल जो गवर्नेंस है वो एथिकल गवर्नेंस क्या होता है। ये सारी चीजें आपकी क्या है तैयार होनी चाहिए। इसके अलावा अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति जो है वो हमारी प्रतिक्रियाओं का एक समूह है, सकारात्मक और नकारात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं उन प्रतिक्रियाओं का समूह है। अभिक्षमता क्या होती है, एप्टीट्यूड क्या होता है, अभिवृत्ति क्या है, अभिक्षमता क्या है। यूपीपीसीएस में एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इसके साथ ही इंटरेस्ट, इनको लेकर डिफरेंस पूछा गया। और जब पहली बार यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था तो जो पुराने विद्यार्थी मेंस देने वाले हो जानते हैं कि मैंने जो प्रयागराज में गाइडेंस दी थी उसके सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर में आ गए थे। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट था कि सर ने पेपर जो है, सर को जानकारी थी, भाई पेपर की जानकारी नहीं थी। हम लोग गलत काम नहीं करते हैं, सीबीआई जांच उच मत करवाओ, लेकिन जो क्वेश्चन आए थे उनका आना ये बताता है कि एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है, जो अप्रोच है, उस अप्रोच के हिसाब से तैयारी कराई गई। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वे जानते हैं कि सीधे सीधे केस स्टडीज भी जो मैंने बताई थी वो लड़ गई थी। तो जैसे वो आरटीआई पर जो केस स्टडी आई थी, इसलिए बच्चों इस विषय पर बहुत अच्छे से काम किया गया है। जो इसमें अनुभव बताए जा रहे हैं उन अनुभवों को आप ग्रहण करके अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। बहुत इसमें बहुत कम समय में बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत साइंटिफिक तरीके से आप चीज़ों को अगर एक बार करते हैं तो मुश्किल से कुछ दिनों की मेहनत है, उसके बाद आप इस पेपर में बहुत ही कंफर्ट जोन में होंगे। बाकी जगहों पर एक अपडेट की जरूरत पड़ेगी, बाकी जगहों पर आपको क्या है कुछ चीज़ों को लगातार जानने की जरूरत होती है। एथिक्स में जो फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो ये मैंने 18-19 शब्द आपको लिख दिए। फिर इसी तरह से जैसे है अभिरुचि, जो अभिरुचि है वो अभिरुचि या इंटरेस्ट को भी आपको क्या है तैयार करना है। और इस तरह से करीब 30-32 शब्द है। जैसे लोक सेवक क्या है, मैं कुछ अगले शब्द बता रहा हूं, जैसे यूपीपीसीएस में पूछा गया। तो ये जितने लोक वाले शब्द हैं, जितने भी पब्लिक वाले शब्द हैं, ये आपसे एथिक्स में एक कॉन्सेप्ट के रूप में क्या पूछे जाएंगे। जैसे कि लोकहित क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या होता है, ये पूछा गया। इसी तरह से लोक सेवक क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, लोक सेवक किसको कहते हैं, क्या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत आप इसको परिभाषित कर सकते हैं। फिर इसी तरह से लोकहित क्या है, आरटीआई एक्ट में 4 पब्लिक इंटरेस्ट बताए गए हैं। तो 4 पब्लिक इंटरेस्ट क्या है और लोकहित व्यक्तिक हित से, निजी हित से कैसे अलग होता है। तो लोकहित, इसके साथ ही लोक सेवक, लोक सेवा क्या है, तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वह कॉन्सेप्ट क्या है, लोक सेवा क्या है, जो पब्लिक सर्विस है
वह पब्लिक सर्विस जो है वह क्या है, पब्लिक सर्विस जो है उससे जुड़ी हुई बात क्या है, लोकहित, लोक सेवक, लोक सेवा, ये हुआ। इसके साथ ही क्या है, लोक निधि क्या होती है, पब्लिक फंड क्या होता है, और लोक कर्तव्य क्या होता है। ये पेपर में पिछले 1-2 वर्षों में आईएएस में और 1-2 वर्षों में पीसीएस में इस जगह से या इस तरह के कॉन्सेप्ट जो हैं इन पर सवाल पूछे गए, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इन पर कंसेप्ट बनाना इतना आसान नहीं होगा। यहां पर आपको क्लासेस से फायदा यह मिलेगा कि बहुत कम समय में आप इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों के साथ क्या सीख सकते हैं। यहीं पर आपकी समय की क्या बचत होगी। और दूसरी बात है कि जो चैलेंज है वो चैलेंज क्या है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि लोक सेवक के भीतर सांसद और विधायक आते हैं तो भ्रष्टाचार का जो मामला होगा वो थोड़ा अलग हो जाएगा। अगर हम लोक सेवक के भीतर केवल सरकारी अधिकारी को रखते हैं तो भ्रष्टाचार के संदर्भ में जो दायरे हैं वो दायरे क्या है, अलग अलग। तो लोकहित, लोक सेवक, लोक सेवक, इसके साथ ही लोक सेवा, लोक निधि। और जब आप लोक सेवा को पढ़ें तो दरअसल जो सिविल सेवा से जो डिफरेंस है उस सिविल सेवा से डिफरेंस को भी क्या है आप पढ़ें। तो सिविल सर्विसेज से जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को भी पढ़ें। तो ये दूसरा मूल मंत्र आपको बता रहा हूं, आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चंस किन किन कॉन्सेप्ट्स पर पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं। रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा। पूरे अनुभव की ईमानदारी से बात कह रहा हूं। एथिक्स जो है 2013 के बाद लोगों ने पढ़ाया होगा। हम लोगों का एथिक्स, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस ये सब बैकग्राउंड है, इसलिए हम लोग आज से नहीं यूनिवर्सिटी लेवल से इस बात को पढ़ा रहे हैं। इसलिए जो लोग इस विषय को पढ़कर पढ़ाएंगे उनको कई बार ये उनकी गलती नहीं, इस विषय का मर्म जो है ना, मर्म को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और वही बात है ना कि जो विषय का एक क्या होता है, मिजाज होता है। जो डॉक्टर बहुत अच्छी पकड़ होती है वो कम दवाइयाँ लिखकर भी मरीज को ठीक कर देता है। तो जैसे हम लोगों ने 15 दिन 20 दिन पढ़ाकर भी प्रेम सुख डेलू जैसे टॉप रिजल्ट दिए हैं। हम लोगों ने 15-20 दिन पढ़ाकर संगीता राघव यूपीपीसीएस टॉपर, सेकेंड रैंक, ये सब जो है क्लास के, रियल क्लास के परफॉर्मेंसेज हैं। तो ये तभी संभव हो पाएगा ना जब विषय का मर्म पता हो कि बस इस विषय में ये जो चीज है ये चीज जाननी क्या है, बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा मैंने फील्ड आपको बताया कि लोकहित, लोक सेवक, लोक जो सेवा है, लोक निधि है। और जैसे आरएएस में हम लोग अभी आरएएस के गाइडेंस को करें, आईएएस के गाइडेंस को करें तो बहुत सारा एरिया कॉमन है। ये सारी चीजें बताई गई हैं, ये चीजें आईएएस के लिए भी बताई गई हैं। वहां पर इंफेसिस भी थोड़ा होता है कि आईएएस में केस स्टडीज जो हैं वो ज्यादा ली जाती हैं, वहां से केस स्टडीज पर भी क्या है जो सवाल हैं वो सवाल क्या है पूछे जाते हैं। तो यहां पर लोकहित, लोक सेवक, लोक सेवा, लोक निधि, लोक कर्तव्य, ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कॉन्सेप्ट को तैयार करो। और अगर आपने मेरे बताए हुए ये जो लगभग 30-32 जो कॉन्सेप्ट हैं वो तैयार कर लिए तो आप बहुत इजी गोइंग होंगे। बहुत ही आप अगर इसको प्रैक्टिकल चीजों से जोड़ पाए तो आपके इजी गोइंग होने की जो स्थिति है वह और क्या है, मजबूत हो जाएगी। इसके साथ ही बच्चों क्या है कि देखिए एरिया होता है जहां से सवाल पूछे जाते हैं, और मैं तो कहता हूं कि अगर कोई विद्यार्थी 8 एरियाज ऐसे हैं जहां से वो तैयारी कर ले, देयर आर 8 एरियाज, वहां से उसको सवाल जरूर मिलेगा। वो 8 कौन से क्षेत्र हैं जहां आपको तैयारी जरूर रखनी है, जहां से आप जो है उस पूरे कॉन्टिनम से, उस पूरे एरिया से जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस क्या है पूछे जाएंगे। तो यहां पर जो 8 एरियाज हैं उन 8 एरियाज के संदर्भ में क्या है अगर हम लोग बात करें तो यहां पर 8 इंपॉर्टेंट एरियाज आर
कॉन्टिनम ऑफ द ethics. 8 important areas are continuum of the ethics. क्या क्या है भाई? यहां पर जो पहला है कि आपको मोरलिटी और लॉ के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है पता होना चाहिए। आपको नैतिकता और कानून के बीच का जो रिश्ता है, जो रिश्तेदारी है, ये रिश्तेदारी जो है यह क्या है आपको पता होनी चाहिए। इससे प्रश्न आपको जरूर पूछे जाते हैं। कानून और नैतिकता के बीच का जो रिश्ता है वो रिश्ता 4 प्रकार का होता है। जो कानून है और जो नैतिकता है उसके बीच का जो रिश्ता है वो 4 प्रकार का है। कुछ चीजें कानूनी और नैतिक दोनों रूप से वैध और उचित होती हैं, वो लीगली वैलिड होती हैं और एथिकली क्या होती हैं, राइट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई रिश्वत नहीं ले रहा है तो रिश्वत जो है वो क्या है, नहीं लेना, यह क्या है, यह लीगली क्या है, वैलिड है और इथिकली क्या है, यह इथिकली क्या है, यह क्या है, राइट है। लीगली वैलिड है, इथिकली राइट है। लेकिन अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यह क्या है, लीगली इनवैलिड है। लीगली भी रॉन्ग है, वो कानूनी तौर पर भी गलत है और नैतिक तौर पर भी गलत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ बातें कानूनी रूप से तो अवैध होती ही होती हैं, नैतिक रूप से भी गलत होती हैं, और कुछ बातें कानूनी रूप से और नैतिक रूप से, दोनों रूप से क्या सही होती हैं। यहां कोई उलझन नहीं होती। एक अधिकारी को सबसे ज्यादा उलझन किस बात पर होती है? एक अधिकारी को सबसे ज्यादा उलझन इस बात पर होती है कि जिंदगी में कुछ चीजें कानूनी रूप से ठीक होते हुए भी नैतिक रूप से गलत होती हैं, और कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नैतिक रूप से सही होती हैं लेकिन कानूनी रूप से गलत होती हैं। अब यहां पर अगर ये देखें कि एक व्यक्ति रेड लाइट जंप कर रहा है तो उसने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन किया, और रेड लाइट जंप करने का जुर्माना उसको क्या है, भरना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस वाला उसको रोककर जुर्माना भरने के लिए कहता है, लेकिन वो बताता है कि मैंने रेड लाइट इसलिए जंप किया क्योंकि मैं बगल में देख रहा था कि एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होने वाला था, और इसलिए मैंने जंप करके बचाने की कोशिश की, और देखिए मैंने बचा भी लिया। ये बच्चा छोटा सा अभी ठीक क्या है, किसी बाइक के सामने आने जा रहा था। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि एक व्यक्ति अपने व्हीकल से उतरता है, रेड लाइट जंप करता है, या व्हीकल को जल्दी से रेड लाइट के उस पार ले जाता है और एक बच्चे को बचा लेता है। कानूनी तौर पर तो गलत है, लेकिन नैतिक रूप में क्या है, वो सही है। अब यहां एक पुलिस ऑफिसर के सामने एक असमंजस खड़ा हो जाएगा कि क्या करे, वो क्या करे। अगर वो चालान यहां पर काटता है तो पीछे के लोग ये कहेंगे कि क्या कर रहे हो साहब, वो अपनी भलाई के लिए थोड़े ही कुछ कर रहा था, उसने अपने इंटरेस्ट में थोड़े ही कुछ किया। तो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उनके सामने सबसे बड़ी उलझन तभी खड़ी होती है जब कुछ चीजें कानूनी रूप से गलत होती हैं लेकिन नैतिक रूप से सही होती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें कानूनी रूप से सही होती हैं लेकिन नैतिक रूप से क्या होती हैं, गलत होती हैं। यहां पर यह जो रिलेशन है, इस पर आईएएस में तो सवालों की झड़ी लग गई, पीसीएस में भी अंतर पूछे जा सकते, गए हैं और आगे पूछे जाएंगे। सवाल यहां पर ज्यादा होंगे। इसलिए पहला ऐसा क्षेत्र है जहां पर हर पॉइंट आपका तैयार होना चाहिए, मोरलिटी और लॉ। ठीक है। दूसरा जो है
मोरलिटी और एथिक्स और पॉलिटिक्स दूसरा ऐसा क्षेत्र है जहां से आपसे सवाल क्या है पूछा जाएगा, एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, कि कुछ लोग अच्छे होते हैं और वे इसीलिए राजनीति में उतरना नहीं चाहते। तो आप क्या करेंगे, कैसे उनको समझाएंगे बुझाएंगे कि आप अगर राजनीति में नहीं उतरोगे, अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं उतरेंगे तो राजनीति बुरे लोगों के द्वारा ही संचालित होगी, इसलिए अच्छे या नैतिक लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, काजल की कोठरी में जाने के बाद कालिख तो लगना क्या है, तय है। इसलिए नैतिकता और राजनीति, नैतिकता और जो राजनीति जो है वह राजनीति जो है वह क्या है कि आप इसके कॉन्टिनम को भी तैयार रखें। इस पर आईएएस में भी 2 सवाल पूछा गया है, आपसे यूपीपीसीएस में भी भविष्य में पूछा जाएगा, और ये सवाल हमेशा तल्ख भी होते हैं, हमेशा इनसे जुड़ी हुई बातें भी उठती हैं। तीसरी बात यहां पर यह है कि क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स पॉसिबल है? अगर आपको लगता है कि हां पॉसिबल है, then you are accepting a viewpoint about the ethics, that ethics and administration can be connected, and they are having the attribute of the conciliation। वो एक दूसरे के साथ जोड़े जा सकते हैं, एक दूसरे के साथ रखे जा सकते हैं। तो यहां पर जो तीसरा जो क्षेत्र है वह है कि आप नैतिकता और प्रशासन के संबंधों को क्या है आप तैयार करिए। एथिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिलेशन है उस रिलेशन को आप तैयार रखें, यहां से भी सवाल क्या है पूछे जाएंगे। इसके साथ ही कई बार आपसे कहा जाता है, घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग गांव के कस्बे के कहते हैं कि अरे जमाना बहुत खराब हो गया, समाज का मत पूछो, बहुत गड़बड़ी हो गई है। उनको क्या लगता है कि सोसाइटी में मोरलिटी नहीं है, एथिक्स नहीं है। यस, देन देयर इज द बिग क्वेश्चन ऑफ द एथिक्स इन सोसाइटी, एंड वी आर फेसिंग अ वैल्यू क्राइसिस इन ऑल एस्पेक्ट्स। लोग वैल्यूज को लेकर असमंजस में हैं, वैल्यूज जो हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, और इसके साथ ही मटेरियल वैल्यूज को दूसरे वैल्यूज पर बहुत ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। पैसा बहुत बड़ी चीज हो गई तो मटेरियल वैल्यू बहुत बड़ी चीज हो गई, प्रेम सद्भाव छोटी चीज हो गई, तो जीवन में भौतिक मूल्यों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। समाज में मूल्यों का संकट है। इसलिए यहां पर आप देखेंगे कि एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो ये कि इसके अलावा एथिक्स और सोसाइटी का भी एक सवाल है। यहां पर जो चौथा सवाल है वह क्या है, नैतिकता और समाज से जुड़ा हुआ है। यहां पर एथिक्स एंड सोसाइटी का प्रश्न है। एथिक्स एंड सोसाइटी का जो प्रश्न है, उस प्रश्न को भी आपसे पूछा जा सकता है कि समाज में मूल्यों का संकट है, भौतिक मूल्य आर्थिक मूल्यों की तुलना में, या आर्थिक मूल्य और भौतिक मूल्य दूसरे सामाजिक मूल्यों की तुलना में वरीयता प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसे सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे हमारे युग का एक बहुत ही समसामयिक प्रश्न है, पर्यावरण और नीतिशास्त्र का संबंध। तो नीतिशास्त्र और पर्यावरण के संबंध पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। नीतिशास्त्र और जो पर्यावरण है, एथिक्स और एनवायरनमेंट का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन पर भी आपसे सवाल क्या है पूछा जा सकता है। तो एथिक्स और जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई जो चीज है वहां पर भी सवाल पूछा जा सकता है। और एथिक्स और इन्वायरमेंट के अलावा यहां पर आपसे एक और सवाल क्या है पूछा जा सकता है, एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन पर सवाल पूछा जा सकता है। एथिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन, तो नीतिशास्त्र और ये सवाल पूछे भी गए हैं, आईएएस में तो पूछ लिए गए हैं,
पीसीएस में क्या है, ये सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि यही क्या है मुख्य क्या है मुद्दे हैं। जैसे इंटरनेशनल एथिक्स की हम बात करते हैं, इन्वायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स की बात करते हैं, सोशल एथिक्स की बात करते हैं, फिर इसके साथ ही ज्यूरल एथिक्स की बात, ज्यूरिस्ट एथिक्स की भी बात किया जाता है। तो ये है यहां पर नीतिशास्त्र और अंतरराष्ट्रीय संबंध। इसके साथ ही आप देखेंगे कि नीतिशास्त्र और शासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस के इश्यूज, नीतिशास्त्र और शासन, नीतिशास्त्र और व्यवसाय, एथिक्स एंड गवर्नेंस, एथिक्स एंड गवर्नेंस, ये है सवाल। और इसके साथ ही क्या है, नीतिशास्त्र और शासन के साथ साथ यहां पर एथिक्स एंड गवर्नेंस के अलावा यहां पर आप यहां इस बात को भी देखेंगे कि आपसे नीतिशास्त्र और व्यवसाय, प्रोफेशनल एथिक्स की हम बात करते हैं, बिजनेस एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो यू कैन से देयर इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूम ऑफ द एथिक्स, दैट इज एथिक्स एंड इकोनॉमिक्स। एंड दिस इंपॉर्टेंट कॉन्टिन्यूम ऑफ द एथिक्स, जिसमें इकोनॉमिक्स से आप रिलेशन को क्या है पढ़ते हैं, उसमें आपसे प्रोफेशनल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, ये सब पूछा जा सकता है। तो नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र, मैं आज आपसे ये बात पूरे विश्वास के साथ, पूरे एनालिसिस के साथ कह रहा हूं कि इस पेपर की अपेक्षा यह है कि इन 8 क्षेत्रों में आप तैयारी करके जरूर आए। टाटा मैकग्रा हिल से जो मेरी पुस्तक आई है उसमें मैंने पूरे 8 चैप्टर्स इसमें लिखे हैं, पिछले तजुर्बे के आधार पर, जो क्वेश्चंस का रेंज है उस रेंज के आधार पर। तो ये सिलेबस डिस्कशन का पहला पार्ट है। इसके एक और वॉल्यूम होगा जिसमें मैं बाकी 8 बातें डिस्कस करूंगा। ये मैंने सिलेबस डिस्कशन में आपको बिल्कुल नब्ज दे दी, मर्म दिया है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको 1 हफ्ते के भीतर कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसके अलावा जो हम लोगों की क्लासेस होंगी, उन क्लासेस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पैटर्न में यूपीपीसीएस के जो सिलेबस पर आधारित जो कक्षाएं होंगी वो कक्षाएं होंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष की तरह जैसे अपने पढ़ाए हुए बच्चे टॉपर्स हुए हैं, तो इस बैच से भी हम कुछ टॉपर्स को उन अपने साथ जोड़ने में सक्षम रहेंगे। और इसके साथ ही एक सही दिशा देने की जो एक सार्थकता होती है, वह सार्थकता भी क्या है महसूस कर सकेंगे। तो पहले वाले वॉल्यूम के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।